तुमने फ्यूल क्यों कट ऑफ किया? मैंने नहीं किया। मेडे 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 पुल अप। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 1:30 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से फ्लाइंग के लिए तैयार होती है और लगभग 1:38 और 39 सेकंड पर यह टेक ऑफ करती है। लेकिन ठीक 1:39 और 11 सेकंड पर यह फ्लाइट बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश कर जाती है और एक धमाका होता है। 230 पैसेंजर, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स इस फ्लाइट में सवार होते हैं, जिनमें से सिर्फ एक पैसेंजर बचता है। 12 जून 2025 एक ऐसी तारीख थी जिसमें इंडिया के काफी सारे एयर एक्सपर्ट्स, साथ ही में आम इंसानों को हिलाकर रख दिया इस प्लेन क्रैश ने, जिसे अहमदाबाद प्लेन क्रैश के नाम से भी जाना जाता है। हाल फिलहाल में इसकी एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट के अनुसार क्या क्या बातें बताई गई हैं कि आखिर ये जो प्लेन है वो किस तरीके से क्रैश हुआ, पूरी बात करेंगे। आपको शुरुआत से शुरू करते हैं। 12 जून 2025 को ये फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद आई थी। दिल्ली से अहमदाबाद जब ये फ्लाइट आई थी तो एक व्यक्ति आकाश वत्स नाम के एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में बताया था उन्होंने कि ये फ्लाइट की कंडीशन कितनी खराब है। AC is not working. Look at everyone. And it's not working. Neither this. एसी काम नहीं कर रहे थे, रिमोट कंट्रोल काम नहीं कर रहे थे, टीवी काम नहीं कर रहा था, साथ ही में जो विंग्स हैं वो बहुत अजीब लग रहे थे फ्लाइट के। उसके बाद उन्होंने ये वीडियो पोस्ट भी की थी जब वो अहमदाबाद उतर गए और अहमदाबाद वाले पैसेंजर इस फ्लाइट में चढ़े। उनके लिए बहुत अनलकी साबित हुई ये फ्लाइट और आगे जाकर ये फ्लाइट क्रैश हो गई। आकाश वत्स की ये जो वीडियो है जिसमें ये वही फ्लाइट आपको दिख रही है जिसमें वो बैठे थे, और इसके ठीक 2 घंटे बाद जब ये फ्लाइट दोबारा उड़ान के लिए उड़ी तब ये क्रैश हो गई थी। लेकिन आकाश वत्स जैसे लकी और कोई इंसान नहीं था। तो आखिर क्या वजह थी जो रिपोर्ट्स में बताई गई है, और क्या सच में पायलट्स दोषी थे इस प्लेन क्रैश के लिए? रिपोर्ट्स में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगी, और किस तरीके से फॉरेन मीडिया जो है वो इंडिया के पायलट्स को बदनाम करने पर तुला हुआ है। इससे पहले थोड़ा सा एयर इंडिया के इन फ्लाइट ड्रीम लाइनर्स के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, ये जो एयर इंडिया की फ्लाइट्स हैं ये बोइंग से खरीदी जाती है और बोइंग के ड्रीम लाइनर्स कहे जाते हैं, एक तरह से मॉडल मान के चलिए। और आसान भाषा में कहूँ तो बोइंग का 787 नाम का ये प्लेन जो था ये एक ड्रीम लाइनर था और बोइंग से खरीदा था एयर इंडिया ने। अब बोइंग एक ऐसी कंपनी है जो कि प्लेन्स बनाती है और इसके रिलेटेड कई सारी शिकायतें सालों से आती रही। इसी प्लेन को 4 साल पहले लगभग नवंबर 2021 में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई थी तुर्की में, और साथ ही में अप्रैल 2019 में भी कई सारी खबरें आई थी जिसमें बोइंग किस तरीके से लापरवाही करती है प्लेन बनाने में। ये सारी खबरें पूरे इंटरनेट पर फैल चुकी थी, जहां पर कुछ खबरें ऐसी थी कि बोइंग के जो पुराने इंजीनियर्स हैं उन्होंने खुद इंटरव्यू में आके कहा है कि ये प्लेन इस क्वालिटी के बने हुए हैं जिस क्वालिटी में वो बैठना खुद पसंद नहीं करें, लेकिन मजबूरन प्रेशर के तौर पर उन्हें प्लेन बनाना पड़ता है। और क्या बोइंग पैसे बचाने के लिए ऐसे प्लेन बना रही है जो आम इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसमें वो खुद भी ट्रेवल ना करे। देखिए, 12 जून 2025 को आखिर हुआ क्या, शुरू से समझते हैं। लगभग दिल्ली से अहमदाबाद ये फ्लाइट जब आई तो उसके बाद टेक्निकल जो इसके असेसमेंट है, टेक्निकल एनालाइज किया टेक्निकल टीम ने, और टेक्निकल टीम ने एक छोटी सी मिस्टेक बताई इस फ्लाइट में। वो ये थी जिसको इस रिपोर्ट में भी बताया गया और लिखा गया है स्टैब पॉज XDCR। अब ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं इसका मतलब ये था, स्टैब का मतलब होता है स्टेबलाइजर, पॉज मतलब पोजीशन, और XDCR मतलब होता है ट्रांसड्यूसर। तो टेक्निकल टीम ने ये छोटी सी मिस्टेक बताई। इसका मतलब ये था कि जो फ्लाइट का पीछे का हिस्सा है, जो पीछे के हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर हैं, उनको मेजर करने वाला सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहा। तो इस टेक्निकल डिटेल पर काम करते हुए जो भी टेक्निकल टीम थी उसने इसमें सुधार किया और वो ठीक कर दिया। इस फ्लाइट को 12:10 बजे तक दोबारा से रेडी कर दिया गया नेक्स्ट उड़ान के लिए, जो होने वाली थी अहमदाबाद से लंदन। फ्लाइट को रेडी करने से पहले इसमें फ्यूल भरा गया। फ्यूल इसमें 54,230 किलोग्राम भरा गया, और ये सारी डिटेल्स रिपोर्ट्स में दी गई हैं। फ्यूल भरने में वैसे 35 से 40 मिनट लगते हैं, लेकिन ऐसा बता रहे हैं उस दिन इस प्लेन को लगभग 42 मिनट लगे फ्यूल भरने में। सारे पैसेंजर आकर बैठ गए तो पूरे प्लेन का वजन 2,13,401 किलोग्राम था, जो कि एक मिनिमम वेट होना चाहिए 2,18,000 समथिंग, उससे कम ही था।
तो वेट तो इस प्लेन में पूरा ठीक था। इस प्लेन को उड़ा रहे थे दो पायलट्स, कैप्टन सुमित सबरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर। AAIB ने इस रिपोर्ट में यह बताया है कि जो दोनों कैप्टन्स थे उनमें से जो को पायलट थे क्लाइव कुंदर, वो इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे, यानी कि वो पायलट फ्लाइंग थे, यानी कि PF जिस तरह से इस रिपोर्ट में लिखा है। और जो दूसरे कैप्टन थे, कैप्टन सुमित सबरवाल, वो जो थे वो पायलट मॉनिटरिंग थे, मतलब वो मॉनिटर कर रहे थे। दोनों पायलट ही बहुत एक्सपीरियंस पायलट थे। इनमें से एक को 15,000 से भी ज्यादा घंटे का एक्सपीरियंस था, दूसरे को 3,000 से भी ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। देखो, एक प्रोसीजर होता है जिसमें दोनों पायलट्स फ्लाइंग से पहले ब्रेथ एनालाइज करते हैं, जैसा कि हम ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह पर देखते हैं कि कहीं कोई नशे में तो नहीं है। वो सारे प्रोसीजर के तहत आता है। दोनों पायलट की ब्रेथ एनालाइज कर ली गई थी और दोनों पायलट एकदम एक्टिव थे। उनमें से कोई भी किसी भी तरह के नशे में नहीं था। उसके बाद दोनों ही पायलट अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं प्लेन में और लगभग दोपहर के 1:30 बजे ये प्लेन उड़ने के लिए रनवे पर आता है। एक प्लेन को उड़ने से पहले उसको कुछ सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। कुछ चेक्स ऐसे होते हैं जिसमें वेदर इंक्लूड होता है, प्लेन की फंक्शनिंग थोड़ी बहुत जांची जाती है और वो सारे चेक होने के बाद उसको उड़ने की इजाजत मिल जाती है अहमदाबाद एयरपोर्ट से। Roger that tower, Air India 111, ready for takeoff, runway 27. 1:30 बजे से लगभग 8 मिनट के बाद और 1:38 और 39 सेकंड पर यह प्लेन रनवे पर टेक ऑफ कर जाता है। ये टाइम रिपोर्ट में दिया गया है 1:38 और 39। जैसे ये प्लेन टेक ऑफ करता है उसके बाद जो पायलट्स होते हैं वो बहुत नॉर्मल कंडीशन से फंक्शनिंग कर रहे होते हैं इस प्लेन की। लगभग 1:38 और 57 पर ये जो प्लेन है वो 625 फीट की हाइट पर पहुंच जाता है। इसके बाद मात्र 32 सेकंड लगते हैं इस प्लेन को दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए। जैसे ये प्लेन हवा में होता है, दो पायलट्स के बीच में क्या बातचीत हुई है ये उस रिपोर्ट में बताया गया है और उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि जो ये पायलट्स है, एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है व्हाई डिड यू कट ऑफ, तुमने फ्यूल क्यों कट ऑफ किया? और ये सब चीज इन 32 सेकंड के बीच में ही हो रही है। अब ये जो लाइन है ये कौन सा पायलट एग्जैक्टली बोलता है ये रिपोर्ट में पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया गया, लेकिन दोनों पायलट्स में से एक पायलट ये लाइन बोलता है। इसका मतलब ये है कि एक प्लेन में दो फ्यूल स्विच होते हैं। थोड़ा सा इसको हमें टेक्निकली समझना पड़ेगा। ये दो फ्यूल स्विच होते हैं, ये ऑन और ऑफ होते हैं। अब ये ऑन और ऑफ करने से इंजन में फ्यूल जाता है जो कि प्लेन में भरा रहता है। तो अब जैसे ही ये प्लेन हवा में उड़ता है तो एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है, और ये सब कुछ इस रिपोर्ट में दिया गया है, व्हाई डिड यू कट ऑफ, यानी कि तुमने जो फ्यूल के स्विच है वो बंद क्यों कर दिए, तुमने फ्यूल क्यों कट ऑफ किया? यानी कि दोनों के स्विच हैं वो ऑफ हो चुके होते हैं। इसके बाद जो दूसरा पायलट होता है वो बोलता है मैंने नहीं किया, आई डिड नॉट डू सो। इसका मतलब मैंने कुछ भी बंद नहीं किया, मैंने नहीं किया फ्यूल स्विच बंद। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि दोनों इंजन जिसमें फ्यूल जाता था उसके स्विच बंद थे। अब इस स्विच को थोड़ा सा समझिए, अलग अलग इंजन के लिए दोनों स्विच होते हैं। इस स्विच को जब आप ऑन करेंगे तो प्लेन में इंडिकेशन जाता है और जिस वजह से जो फ्यूल है वो पहुंचता है इंजन तक। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों पायलट्स के बीच में ये बातचीत हुई थी कि आखिर में फ्यूल वाला स्विच बंद क्यों कर दिया, लेकिन दूसरा पायलट बोल रहा है मैंने नहीं किया। अब इसी लाइन को लेकर फॉरेन मीडिया हंगामा मचा रही है कि जो इंडियन पायलट था उसने जानबूझकर ये प्लेन क्रैश कराया क्योंकि वो डिप्रेशन या किसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का शिकार था। लेकिन सवाल हमारा ये है कि जब वो एक लाइन को पकड़ के हंगामा कर रहे हैं कि एक पायलट ने ये पूछा कि तुमने स्विच क्यों बंद किया या फ्यूल क्यों कट ऑफ किया, लेकिन उसका जवाब भी तो दूसरा पायलट दे रहा है, वो कह रहा है कि उसने वो नहीं किया। और दूसरी बात जो स्विच ऑफ करने वाली बात है उसमें बताया जा रहा है कि दोनों स्विच जो है वो सिर्फ 1 सेकंड के गैप में बंद हुए हैं। ऐसा टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी पायलट 1 सेकंड के अंदर दोनों ही स्विच ऑफ कर दे। इसका कारण मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये जो स्विच है इसको पहले अनलॉक किया जाता है और अनलॉक करने के बाद इसको नीचे या ऊपर किया जाता है। तो स्विच को ऑफ या ऑन ऑफ करने के लिए 2 प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं। पहले स्विच को अनलॉक करते हैं और उसके बाद ऑन या ऑफ मोड पर डाला जाता है। तो अब गलती से अगर किसी पायलट का हाथ भी लग जाए तो भी ये स्विच ऑफ या ऑन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जब एक स्विच को ऑन या ऑफ करने में ही इतना टाइम लगता है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 1 सेकंड में दोनों स्विच ऑफ हो जाए। ये कॉन्वर्सेशन जब रिपोर्ट में आई तो उसके बाद सवाल उठने लगे कि इस रिपोर्ट में आखिर वो सारी बातचीत क्यों नहीं बताई गई कि इसके बाद क्या क्या पायलट्स के बीच में बातें हुई, उन सबको क्यों छुपाया गया पब्लिक डोमेन में, और सिर्फ ये लाइन डालने के पीछे का क्या इंडिकेशन था। क्या आप ये साबित करना चाह रहे हैं
कहीं ना कहीं पायलट का फॉल्ट है। जब ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी तो रिपोर्ट में इसके बाद की टाइमिंग भी बताई गई है, दोपहर के 1:38 और 52 पर जब ये बातचीत हो जाती है तो एक पायलट जो है वो एक स्विच को ऑन करता है और उसके ठीक 4 सेकंड बाद 1:38 और 56 पर वो दूसरे स्विच को ऑन करता है। अब यहाँ तक पोजीशन ये थी कि जो फ्लाइट है वो जो बाउंड्री थी एयरपोर्ट से वो थोड़ी ही दूर आई थी और अब वो नीचे आने लग गई थी। पायलट्स के पास इतनी हाइट नहीं थी कि वो उसको दोबारा उड़ा पाए। जब स्विच 1 ऑन किया गया तो इंजन 1 तो चालू हो गया, लेकिन जो इंजन 2 है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था और वो चालू नहीं हो पाया। रिपोर्ट के टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर के 1:39 और 11 वो टाइम था जहां पर फ्लाइट का जो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो गई। इसका मतलब ये है कि ये वही टाइम था जब जो ये फ्लाइट है बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जाकर क्रैश हो गई। ये टाइमिंग ऐसी थी जिसमें कॉलेज के मेडिकल हॉस्टल में जो है लंच का टाइम था, जिस वजह से मेस में काफी सारी भीड़ इकट्ठा थी, काफी सारे डॉक्टर्स इकट्ठा थे और जिस वजह से जो भी नुकसान पहुंचाया गया वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। इससे रिलेटेड एक बात आ रही थी, इस प्लेन की अगर हम टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे तो ये प्लेन जब उड़ा था और जब ये हवा में था तब इसका रैट आ चुका था, रैट डिप्लॉयड हो चुका था। रैट क्या होता है? रैट होता है रैम एयर टरबाइन। रैम एयर टरबाइन जो होता है एक तरह की टेक्नोलॉजी होती है। अगर प्लेन बहुत इमरजेंसी से गुजर रहा हो तो ये अपने आप एक मशीन है जिसको अगर आप इजी लैंग्वेज में समझेंगे तो एक विंड मिल या पंखे जैसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। वो प्लेन से नीचे आता है और वो इस रफ्तार से घूमता है हवा के माध्यम से और अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए प्लेन की उस कंडीशन में जिस कंडीशन में कोई भी इंजन उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे। तो इसका रैट डिप्लॉयड हो गया था, ये रिपोर्ट्स में भी बताया गया। और रैट डिप्लॉयड होने के बाद जो रैट है वो अपना काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन पायलट्स की मजबूरी ये थी कि प्लेन को इतनी हाइट नहीं मिली थी कि वो कुछ संभाल पाए। वो प्लेन बिल्कुल एयरपोर्ट की बाउंड्री से निकलने के बाद ही नीचे गिरना चालू हो चुका था। तुमने फ्यूल क्यों कट ऑफ किया? मैंने नहीं किया। मेडे 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 पुल अप। इस प्लेन क्रैश में 230 यात्री, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स थे। इन सब की डेथ हो गई सिवाय एक को छोड़कर, रमेश विश्वास कुमार। सीट 11A पर बैठे हुए एक ऐसे पैसेंजर जो कि लंदन जा रहे थे, रमेश विश्वास कुमार इकलौते एक ऐसे सर्वाइवर थे जो इस प्लेन में बचे थे। उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बताया कि उनकी आंखों के सामने कितने ही लोग मर गए। उनकी बताई गई स्टोरी के अनुसार जब ये प्लेन नीचे आने लगा तो उनको ऐसा लगा कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है और प्लेन स्टक हो गया है। उनके इंटरव्यू के अकॉर्डिंग ऐसी खबरें सामने आई कि उन्होंने ये बताया है कि जो प्लेन है वो स्टक हो गया एक जगह पर और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो पायलट्स ने कुछ एक्सेलरेट जैसे किया जैसे हम गाड़ियों में करते हैं, जिस वजह से प्लेन थोड़ा सा आगे बढ़ा लेकिन फिर वो जाकर टकरा गया बिल्डिंग से। और रमेश विश्वास कुमार बताते हैं कि जिस सीट पर वो बैठे थे उस सीट के पास को गेट को उन्होंने खोला और वहां से बाहर निकलने का रास्ता था, इसलिए वो बाहर आ गए। वहीं जो दूसरी साइड पर लोग बैठे थे वहां पर दीवार थी हॉस्टल की, जिस वजह से वो बाहर नहीं आ सके। और रमेश विश्वास कुमार जो हैं वो इकलौते एक ऐसे सर्वाइवर बने इस एक्सीडेंट के। अब कुछ बातें करनी चाहिए हमें कि आखिर इसमें गलती किसकी थी। देखिए, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन रिपोर्ट में पायलट्स की सिर्फ छोटी सी कॉन्वर्सेशन डालने का मतलब क्या था? बहुत सारे लोग इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं भी इस पर क्वेश्चन उठा रहा हूं कि अगर आप किसी पायलट की बातें डालते हैं जब प्लेन गिर रहा है और वो मेडे मेडे करके कॉल दे रहे हैं एटीसी को, उसमें से सिर्फ आप 2 लाइन उठाते हैं जिसमें एक पायलट बोलता है कि व्हाई डिड यू कट ऑफ, और दूसरा पायलट उसको जवाब देता है कि आई डिड नॉट डू सो। इसमें से सिर्फ एक पायलट की लाइन को उठाकर फॉरेन मीडिया ने इतना बड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया कि इंडियन पायलट्स को प्लेन उड़ाना नहीं आता, इंडियन पायलट्स की गलती की वजह से क्रैश हुआ, बोइंग में कोई भी खराबी नहीं थी। लेकिन उन सब इंजीनियर्स का क्या जो काफी सालों से बोइंग में काम कर रहे थे और उन्होंने उसके बाद बोला कि वो अपनी फैमिली के साथ इस प्लेन में कभी बैठ ही नहीं सकते जिस प्लेन को वो खुद बना रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल है अप्रैल 2024 में सैम सालेफोर्ड नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने बोइंग में काम भी किया है। वो बताते हैं कि बोइंग के जो पार्ट्स बनते हैं एयरक्राफ्ट के वो इतनी लापरवाही से बनते हैं जिसका कोई हद नहीं, और वो देखकर उनकी रातों की नींद उड़ जाती थी कि आखिर किसी भी आम जनता को ये प्लेन में बैठने कैसे दिया जा रहा है जिसमें इतने सारे फॉल्ट्स हैं। साथ ही में फॉरेन मीडिया को ये बात कैसे मालूम पड़ी रिपोर्ट आने से पहले ही कि पायलट्स की कोई गलती थी या पायलट्स की कोई कॉन्वर्सेशन इस रिपोर्ट में है? तो आखिर क्या ऐसा हो सकता है कि इस रिपोर्ट के बारे में फॉरेन मीडिया को पहले से मालूम था?
या उनको पहले से अंदाजा लग गया था कि ऐसी कुछ रिपोर्ट में आएगा, क्योंकि फॉरेन मीडिया में काफी टाइम से पायलट्स के ऊपर ब्लेम डाला जा रहा है और कंपनी को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या आम जनता की लाइफ इतनी मामूली है कि कोई भी व्यक्ति किसी डेड पायलट के ऊपर डालकर ब्लेम से बचना चाहता है, और जो पायलट्स इसके लिए डिफेंड नहीं कर सकते, अपनी आप बीती नहीं बता सकते, उनको हम कैसे दोषी करार दे सकते हैं, जो कि कोई भी रिपोर्ट में ऐसा साबित नहीं होता कि वो मेंटली ठीक नहीं थे। अगर वो मेंटली ठीक नहीं थे तो कोई भी व्यक्ति प्लेन में जाकर अपने अंतिम समय में, और एक पायलट जो पायलट सोबरवाल थे तो रिटायर्ड भी होने वाले थे, तो आखिर इतना करीब आके कोई भी पायलट दोनों में से वो क्रैश करके सुसाइड करने की कोशिश क्यों करेगा? आखिर मेरे तो ये समझ से बिल्कुल बाहर है। इससे पहले काफी सालों तक बोइंग के खिलाफ शिकायत आती गई है कि इनमें जो फ्यूल स्विच होते हैं वो अच्छी तरीके से काम नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाते हैं, और शायद इस एक्सीडेंट के केस में भी यही हुआ। 1 सेकंड में दोनों फ्यूल स्विच ऑफ करना किसी भी पायलट की बस की नहीं, लेकिन अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब एरोप्लेन के उन स्विच में ही कुछ गड़बड़ी थी जो अपने आप ऑन ऑफ हो गया, जिस वजह से जो इंजन है वो काम करना बंद कर दिए। प्लेन का एक रेसिडेंशियल एरिया में गिरना ये बताता है कि किस तरीके से हम इंडियन एयरलाइंस, जितनी भी एयरलाइंस हैं, किसी पर्टिकुलर को मैं टारगेट नहीं कर रहा, जितनी भी एयरलाइंस हैं, क्या उनको अपने पैसेंजर्स के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं? क्योंकि इतनी सारी एडवाइजरी चाहे बोइंग के केस में हो या किसी भी प्लेन के केस में आती रहती है, तो क्या उसको चेक करने के लिए या फिर पैसेंजर्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम कोई भी कदम नहीं उठाते? और ये शायद रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है जिसमें इंजन जो है दोनों ही काम करना बंद कर दे और फ्यूल जो पहुंचे ना इंजन तक, और उसके बाद भी पायलट्स पर ब्लेम डालकर इस मामले को खत्म करना। आई डोंट नो वेयर द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग। इस प्लेन क्रैश को रिकॉर्ड किया था, एक वीडियो आपके सामने आई थी, आर्या नाम के एक 17 साल के लड़के ने। असल में वो गांव से अहमदाबाद आया था और वो छत पर गया था प्लेन को रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि वो अपने गांव वाले दोस्तों को ये दिखा सके कि आखिर प्लेन कैसे उड़ते हैं मॉडर्न सिटी में। लेकिन जब वो इस प्लेन को रिकॉर्ड कर रहा था तो उसको देखने में लगा कि ये प्लेन कुछ हिल रहा है और थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। वो इतना सोच ही पाता कि ये प्लेन आगे जाकर उस मेडिकल हॉस्टल पर टकरा गया। फिर एक ऐसा प्लेन जो अपने एयरपोर्ट से उड़ता है और मात्र 32 सेकंड में वो प्लेन क्रैश हो जाता है रेसिडेंशियल एरिया में, जहां पर इतना बड़ा हादसा होता है। इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर ये पायलट्स पर ही डाला जाता है तो इस तरीके का मेंटल प्रेशर पायलट्स कैसे झेलेंगे? 12 जून 2025 को यह हादसा हुआ और अभी हाल ही में पार्लियामेंट में बताया गया है कि उसके 4 दिन बाद 16 जून 2025 को 112 एयर इंडिया के पायलट्स ने सिक लीव ले ली, मतलब ऑफिस से छुट्टी ले ली, ये कहकर कि वो फिजिकली मेंटली फील नहीं कर रहे हैं, जिसमें सिक लीव कहा जाता है। तो 112 पायलट्स ने एक साथ जो है सिक लीव ले ली अलग अलग जगह से। तो क्या मेंटल प्रेशर पायलट्स पर बढ़ाया जा रहा है काम करने के लिए, जिस वजह से बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनके फॉल्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि वो किसी पर्टिकुलर कंट्री की जीडीपी में अपना योगदान देती है या उसका बिजनेस चलता है, और जिस वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज हो, चाहे बोइंग हो या कोई और बड़ी बड़ी कंपनीज हो, उनकी कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, बजाय सालों से जब उनके पीछे इतना सारा डाटा आ रहा है, इतने सारे इंजीनियर्स उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा स्पाई इन्वेस्टिगेशन हो रही है उनके पीछे, फिर भी कोई भी उन पर जवाबदेही नहीं करता। इस प्लेन की कंक्लूसिव रिपोर्ट के आखिर ये इंसिडेंट हुआ कैसे, उसके लिए 1 साल वेट करना पड़ेगा लगभग। ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस रिपोर्ट में किसी को टारगेट तो नहीं किया गया, लेकिन हम आम जनता का यही मानना था कि सिर्फ एक लाइन दे देना 2 पायलट्स के बीच की और पूरी कॉन्वर्सेशन उनमें आपस में क्या बातचीत हो ये ना दिखाना, कहीं ना कहीं फॉरेन मीडिया और जो भी बाकी लोग हैं उनको टारगेट करने का मौका दे देते हैं इंडियन पायलट्स के ऊपर, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें पूरी बात नहीं मालूम या अगर आप पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने नहीं ला रहे पब्लिक डोमेन में, तो हमें बिना कॉन्टेक्स्ट के ऐसी लाइनें नहीं उठानी चाहिए जिस वजह से जो इंडियन पायलट्स हैं हमारे वो सफर करें या उन पर मेंटल प्रेशर बढ़े। यह हादसा दुखद है और ऐसे कई सारे मामले अभी सामने आ रहे हैं जिसमें एक इंडिगो की फ्लाइट को अलग डाइवर्ट किया गया, बांग्लादेश में अभी एक स्कूल पर एक एयरफोर्स का क्रैश हो गया प्लेन जो है, और ऐसी कई सारी वारदातें सामने आ रही हैं जिनको देखकर दुख तो होता है, लेकिन आम पब्लिक को विश्वास दिलाना जरूरी है कि आपकी फ्लाइट्स सुरक्षित हैं और आप किसी भी खतरे में नहीं हो। इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा आम पैसेंजर्स को भी और एयरलाइंस को भी, लेकिन इससे जुड़ी भी जो भी अपडेट्स आती हैं हम इस चैनल पर जरूर बातें करेंगे। अगर आप दुनिया में क्या हो रहा है ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रिपोर्ट के साथ।
जय हिंद।